चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है अपना इज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में आपका बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का भी टॉपिक है। तो इस पे बेस्ड आपका केस स्टडी नंबर 11 है, सेक्शन नंबर 1 का ही। तो वी आर गोइंग टू डू, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा अपना। पिछला क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, सो करते हैं स्टार्ट इसे। DIC इज वन ऑफ द सेवरल इंश्योरेंस कंपनीज। अगेन इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो DIC इज वन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे एजेंसी नहीं है, एजेंट नहीं है, अब ये खुद इंश्योरेंस कंपनी है, which offers insurance policies covering general risk relating to the individuals and his family members। मतलब वही लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं ये। Since past 3 years, DIC has seen volume of business increase। मतलब पिछले 3 साल में इनका बिजनेस ना बहुत अच्छा चल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी लेकिन स्टैटिक है ड्यू टू डिक्लाइनिंग मार्जिन। इसका रीजन समझेंगे क्यों इनका प्रॉफिटेबिलिटी स्टैग्नेंट है, मार्जिन इनके डिक्लाइन हो रहे हैं। Cost efficiency is a major factor in the success of the companies in the industry because competition within the industry is high। तो इस बात को समझना कि इन्होंने क्वेश्चन में आपसे क्या कहा कि इंश्योरेंस कंपनी है जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करती है, और वॉल्यूम बिजनेस इंक्रीज कर रही है। इनका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी स्टैग्नेंट है, डिक्लाइन हो रहा है इनके मार्जिन। और कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब इन्हें अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, कॉस्ट लीडर गेन, लॉ कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट एडवांटेज गेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। सो कंपटीशन जब मार्केट में हाई हो तो कॉस्ट एडवांटेज गेन करना जरूरी है। तो यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब आई होप सो आप सभी को पता होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट एफिशिएंसी, राइट। कंपटीशन बहुत ज्यादा है बिजनेस में। पहले पैराग्राफ से तो मुझे इतना इंफॉर्मेशन समझ में आता है। सेकंड पैराग्राफ, सम ऑफ द प्रोसेसेस विद इन DIC आर कंप्यूटराइज्ड। मतलब DIC में कुछ प्रोसेस तो कंप्यूटराइज हैं। However, many of the processes which involves communication with customers are still paper based। प्लीज ऑडियो ऑफ कर लो आप एक बार। However, many of the processes which involves communication with customers are still paper based। मतलब अभी भी इनके जो processes हैं और communication है कस्टमर के साथ वो पेपर बेस्ड है। That is a paper based response to telephonic queries from customer involve paper based communication। Additionally, sales staff visit potential customers in their homes to try to sell them insurance policy for their homes and their possessions। These transactions are again paper based। This process is often slow and has led to complaints from both customers and the company's sales staff। DIC has also been receiving regular complaints from the current and potential customers about errors in the paperwork that they receive। The number of complaint is increasing day by day। अब इस बात को समझना, पहले पैराग्राफ से हमें ये लग रहा था कि ये लाइफ इंश्योरेंस है, बट ये लाइफ नहीं, जर्नल रिस्क दैट इज जर्नल इंश्योरेंस है, विच इज फॉर द ट्राई टू सेल देम इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर देयर होम्स एंड देयर पोजेशंस। जो उनके होम्स और उनके पोजेशंस के लिए, उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब इस बात को समझना कि जो DIC का बिजनेस ऑपरेशन है ना, कुछ पार्ट, बहुत थोड़ा अगर मैं बोलूं तो 10 to 20% कंप्यूटराइज्ड है। बाकी के सारे का सारा प्रोसेस इनका पेपर बेस्ड है। फिर चाहे वो टेलीफोनिक क्वेरीज हो कस्टमर के साथ, या फिर कम्युनिकेशन हो, या फिर जो सेल्स स्टाफ है विजिट करता है वहां पे, तो वहां पे वो सब कुछ पेपर बेस्ड। मतलब उसके पास अगर प्लान्स हैं, सपोज करो कंपनी के 50 प्लान्स हैं, तो 50 प्लान्स उसके पास, उसका एक फाइल फोल्डर्स है, पेपर बेस्ड फाइल फोल्डर्स है, वो लेके गया हुआ है, ठीक है, ओके। एंड द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसमें कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, कस्टमर बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहा है, कंपनी के स्टाफ भी कंप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। और DIC हैज बीन रेगुलरली रिसीविंग कंप्लेंट्स फ्रॉम द करंट, जो आपके करंट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे भी कंप्लेन हो रहा है, और जो प्रोस्पेक्टिव
कस्टमर्स हैं, जो होने वाले कस्टमर्स हैं, हो सकते हैं जो कस्टमर्स, वो भी आपको कंप्लेन दे रहे हैं। और वो क्या दे रहे हैं कि एरर होते हैं आपके पेपर वर्क्स में, दे रिसीव, और जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक वरीड प्रॉब्लम है ही, इसीलिए बोर्ड है वो वरीड है अबाउट द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ न्यू स्टाइल बिजनेस यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो नया बिजनेस स्टाइल है ना, वो आईटी सिस्टम को पूरी तरह से आईटी सिस्टम को यूज कर रहा है। द बोर्ड इंटेंड्स टू स्ट्रीमलाइन द बिजनेस एज मच एज पॉसिबल, री इंजीनियर द बिजनेस प्रोसेस एंड टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो अल्टीमेटली इस पैराग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे बीपीआर की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमें अपने सभी बिजनेस प्रोसेसेस को री इंजीनियर करना है और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है। It was finally decided that there is a need for business process reengineering program to be conducted, and board has asked the management accounting department to help with planning and implementation of the program. DIC Now DIC intends to computerize fully all the work done. अब ये जो आपका DIC है ना, ये क्या कहता है कि हमें अपना सारा का सारा प्रोसेस कंप्यूटराइज चाहिए, ठीक है। जो भी काम करना है वो पूरा पूरा ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज होना चाहिए। However, while some member of the staff are welcoming the BPR program, others have expressed concern about the BPR and its implication for them. इस कुछ स्टाफ इसे बहुत अच्छे से ले रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं मैनेज बोर्ड के डिसीजन को। कुछ स्टाफ उन्हें डर लग रहा है कि बीपीआर आएगा तो उनके जॉब तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे कॉस्ट का रिडक्शन होता है, स्टाफ की कटिंग होती है। तो उनके अपने कंसर्न है, या फिर उन्हें चेंजेस, शायद वो इतने अभी तक पेपर वर्क कर रहे हैं, अब इतना कंप्यूटराइज हो जाएगा तो वो अपने आप को इस चेंज में अडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो कहीं रिडंडेंट ना हो जाए, क्योंकि अभी तक उनके पास ये स्किल्स है नहीं कि वो उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से साथ साथ काम कर सकें। वो कंपनी ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करेगी? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि इनके माइंड में चल रही हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग इज हाउ बीपीआर कैन बी इम्प्लीमेंटेड, एडवाइस। बीपीआर का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता दूं। बीपीआर में होता क्या है, सबसे पहले जितनी भी आपकी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उन्हें आप ऑर्गेनाइज करते हो, उन्हें आप एक सीरीज में ऑर्गेनाइज करते हो, एक सेट ऑफ एक्टिविटीज क्रिएट कर देते हो। आप क्या करते हो, सबसे पहले आप एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके उन्हें एक सीरीज में क्रिएट कर देते हो। देन इसके बाद उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है, जो कि नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हो, जो ज्यादा कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रही बट वो रिपीटेटिव हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे पेपर वर्क है, वो रिपीटेटिव है, वो वैल्यू एडिशन नहीं है, उससे एरर भी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह के नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना और उन्हें फिर एलिमिनेट कर देना। उन्हें क्या करोगे आप, एलिमिनेट कर दोगे, जिससे कि बिजनेस प्रोसेस को स्मूथन किया जा सके, बिजनेस प्रोसेस को स्मूथन किया जा सके, और एडॉप्ट किए जाएं कुछ ऐसे प्रोसेसेस जिससे कि आपके बिजनेस के प्रोसेसेस फास्ट हो जाएं एंड एरर फ्री हो जाए। आपके बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस प्रोसेसेस फास्ट हो जाए, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए और एरर फ्री हो जाए। दिस इज द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताना है हाउ बीपीआर कैन बी इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे पहले आप बीपीआर में बताओगे कि करते क्या है, एक्टिविटीज सीरीज ये सब बताओगे, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करना, उन्हें एलिमिनेट करना, ये बताओगे आप। फिर इसके बाद आप बताओगे यहाँ पे कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे। सी आंसर देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। टू इम्प्लीमेंट बीपीआर, फर्स्टली ईच बिजनेस प्रोसेस, जितना जो भी आपका बिजनेस प्रोसेस है ना, इट नीड टू बी डिवाइडेड, इसे डिवाइड करना पड़ेगा इनटू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। तो आप लिखना चाहो तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। देन ईच बिजनेस प्रोसेस रिक्वायर्ड टू बी डॉक्यूमेंटेड, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बिजनेस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है टू फाइंड आउट वेदर इट इज एसेंशियल, क्या वो जरूरी है, whether it provides support to other valuable processes and whether it is adding value, क्या वो दूसरे valuable processes को support provide कर रहा है, क्या ये value addition है, क्या ये essential है, जरूरी है। Any processes which do not add value or does not
प्रोवाइड एसेंशियल सपोर्ट टू द वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज मस्ट बी रिमूव्ड। इन्हें क्या कर देना चाहिए? रिमूव कर देना चाहिए। दोज प्रोसेसेस रिमेन, और जो प्रोसेस बच जाए, पहले क्या है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा उन एक्टिविटीज को जो कि नॉन वैल्यू एडिंग है, उन्हें रिमूव करना है। फिर जो बच जाए रिमेनिंग एक्टिविटीज, दोज प्रोसेस रिमेनिंग, अब इसके ऊपर क्या काम करना है? These need to be re-engineered, restructured so that that can be efficient as possible। मतलब जो आपके प्रोसेसेस बचे ना वो अब और एफिशिएंट हो जाएं, एरर फ्री हो जाए और आपका बिजनेस प्रोसेस फास्ट हो जाए। फॉर DIC टेक्नोलॉजी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे देखना इन्हें किस चीज की कमी लग रही थी, BPR कैसे इंप्लीमेंट करोगे, रिक्वायरमेंट ये है आपको। आप मिक्सअप मत करना आंसर। बहुत से स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि जो आंसर करना ही नहीं है वो मिक्सअप कर देते हैं, वो सब कुछ लिख देते हैं यहाँ पे। इन्होंने सिंपल ये पूछा है कैसे आप BPR इंप्लीमेंट करोगे, एडवाइस करो। तो आपने पहले बताया कि BPR होता क्या है। नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हम हटाएंगे और जो रिमेनिंग एक्टिविटीज बचेंगे उन्हें हम री इंजीनियर करेंगे जिससे कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे? आईटी सिस्टम की ने बहुत कमी लग रही थी, तो आईटी सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। पेपर वर्क, जो भी वर्क है अभी तक पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस है, उन्हें एलिमिनेट करेंगे, उन्हें रिमूव करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बात करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करा? शुड बी, टेक्नोलॉजी should be introduced to improve, क्या करना है? improve these processes. However, DIC must ensure that statutory compliances regarding these processes are not undermined. DIC is facing hyper competitive marketplace where customer expects superior benefits. BPR activities would help DIC in understanding those processes which DIC customer value the most and remove those that are not valued. It is likely that BPR may increase in cost in short term. Short term में आपको लगेगा कि cost बढ़ रहा है, investment लग रही है, but that would reduce substantial level of manual activities and processes, thereby providing speedy services to the customer. In the long term, this would result in a high level of efficiency, profitability, and better level of customer satisfaction and retention. ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या कहते हैं? डिस्कस क्या करना है आपको? इंप्रूवमेंट्स दैट माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग BPR। क्या इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे दैट माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग द BPR? इंप्रूवमेंट्स आपको कहां देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो आप देखना यहां पे सीधी सीधी बात है, जो आपका बिजनेस प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। दूसरा, जो एरर है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तीसरा, जो सेल्स स्टाफ है वो और इफिशिएंटली काम कर सकता है, वो और ज्यादा मोटिवेटेड होगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल दे आर कैरिंग iPads और दे आर कैरिंग द टैबलेट्स और सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें कि या तो एक पोर्टल्स डेवलप है जहां पे कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज्ड प्लान उन्हें बता सकता है, ऑन द स्पॉट उन्हें एडवाइस कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सेल्स स्टाफ को भी, और उससे वो मोटिवेटेड रहेगा कि हाँ अब मुझे कंपनी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और मैं बेटर वर्क कर सकता हूँ और मेरी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। सो एक बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड होगी सेल्स पर्सन के लिए, फास्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगा, एरर रिडक्शन होगा, मोटिवेट स्टाफ लीडिंग टू ओवरऑल इंप्रूवमेंट, जो सेल्स स्टाफ है वो भी ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकता है। और यस, देयर विल बी अ पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग एक आपका प्रिंसिपल भी है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होगा कि पैरेलल प्रोसेसिंग में दो एक्टिविटीज एक साथ प्रोसेस होंगी। पहले क्या है, पहले सेल्स पर्सन वहां पे जाता है, वहां पे पिच करता है, प्लान समझाता है, वो सारी चीजें देता है, उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है, पेमेंट्स लेता है, फिर डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे उनकी डिटेल्स फिल करता है, फिर चेक्स को सबमिट करता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि अगर ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन में वो सारी डिटेल्स, वो अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली उनकी फुलफिल ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। पेमेंट्स 1 क्लिक पे पेमेंट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उनका जो
इंश्योरेंस है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका पैरेलल प्रोसेसिंग का एग्जांपल, इफ अ कस्टमर वांट्स टू पे अ प्रीमियम, अगर ये प्रीमियम पे करना चाहते हैं, अगर कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए भी एट द सेम टाइम वांट्स टू इंक्वायर अबाउट अ न्यू पॉलिसी, बोथ कैन बी डन। मतलब कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी का प्रीमियम भी देना चाहते हैं और साथ ही साथ कोई नया पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों पैरेलली प्रोसेस किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले आप पेमेंट करो फिर उसके बाद प्रोसेस होगा आपका दूसरा जो इंक्वायरी है वो। बोथ कैन बी डन सिमिलटेनियसली, पैरेलल प्रोसेसिंग कैन बी डन। Motivating staff leading to overall improvement. The advanced technology provided to salesperson will not only encourage them to do their job more effectively, but it will also motivate them. इससे क्या होगा, वो motivate होंगे. Moreover, customers are likely to have more favorable impressions of the salesperson if they provide a quick and efficient services. More importantly, which is error free. This in turn will lead to salesperson making more sales and likely to increase their motivation still further, therefore leading an overall improvement. Better facilities कैसे provide होंगी? Having an online real-time database and improved technology might also help the sales staff when they visit potential customer. If the salesperson can access the database remotely from their laptop, they can get every minute details of the policy and the premiums, and so could potentially make a decision about the policy application then and there. Thus, speeding up the process should directly address the complaints of the slow processing of the files. For example, if a salesperson goes to sell the X policy to the potential customer, however, if customer X is interested in Y policy, the same can be accessed immediately online. तो वो क्या है कि कस्टमर कई बार खुद बताता है कि कोई मुझे ऐसी पॉलिसी सुनने को मिली है, कुछ इस तरह की पॉलिसी है क्या, तो सेल्स पर्सन इमीडिएटली वो सर्च करके उसे वो देख कर उसे वो पॉलिसी सेल कर सकता है। Fast information process or error reduction होगा, the process at DIC have not been updated to take the advantage of information technology system and that are widely available today, in particularly relying on a predominantly paper-based system, making DIC's process much slower than they need to be, and it also increases the chance for error as the information is manually recorded and then transferred between departments. A new electronic database lead system is needed for the R, where any information can be entered into a centralized database on a real-time basis, and the system can then be continually updated for the other staff to use. Therefore, no paper-based transfers of information will reduce delay in system and reduce the risk of error occurring. For example, if an inquiry is received over the telephone, staff can access the database and gather all the relevant information of that particular customer. This faster response time and error-free feedback should lead to improved customer satisfaction. So इतना explanation आप देखना कितना आप कर सकते हो, it depends on you. This is the improvement expected by the implementation of BPR. हाँ बताएं। नहीं, इतना एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने आपको बताया कि आप जैसे करोगे ना तो वो आप 4-5 पॉइंट्स वहां पे बताओगे कि एरर फ्री होगा, प्रोसेसेस आपके फास्ट होंगे, फिर उसके बाद फैसिलिटीज बेटर हो जाएंगी, आपके जो बिजनेस प्रोसेसेस है वो बेटर हो जाएंगे, स्टाफ जो सेल्स स्टाफ है वो भी ज्यादा मोटिवेटेड होगा, और लास्ट वन आपका कौन सा था इसमें, दैट last one was your yes parallel processing. So what you need to do यहाँ पे आप कैसे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस विल बी रिक्वायर्ड। आप इस बात को सोचो कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो 20 मार्क्स का आएगा, राइट? 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट्स को मैंने कहा था कि आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर को प्लान करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसी वक्त जब आपने देखे कि 4 पार्ट्स हैं आपके इस क्वेश्चन के, तो दैट मीन्स अगर ये 20 मार्क्स का पेपर 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर इंडिविजुअल मार्क्स दिया रहता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एस्टिमेशन करना पड़ेगा कि मुझे कितना कितना मार्क्स किस पार्ट के लिए दिया जा रहा है। अब 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स में मैं कितना लेंथ लिख सकता हूँ, ये सोचो ना, इस बात को सोचो कि 5 मार्क्स के लिए मुझे 7.5 मिनट 8 मिनट मिलते हैं, राइट? 7.5 या 8 मिनट 9 मिनट मिलते हैं लिखने के लिए आंसर। उसमें मैं एक पॉइंट को लेंथी बना दूं, उससे मुझे मार्क्स ज्यादा नहीं गेन होगा, रेदर कि मैं पॉइंट्स ज्यादा लिखूं उससे मुझे मार्क्स गेन होगा, ठीक है?
तो यही रिक्वायरमेंट है, यही चीज आपको समझना है कि कितने मार्क्स का आंसर है, कितने मार्क्स मुझे मिलने वाले हैं, कितना टाइम मेरे पास है, और कितना मैं बेटर आंसर लिख सकता हूँ, कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकता हूँ, और पॉइंट्स को बेटर तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन कंसाइज में रख के आंसर लिखो आप अपना, और उससे मार्क्स गेन करो। ठीक है। बात करते हैं थर्ड पार्ट की, रिकमेंड परफॉर्मेंस टारगेट्स विच डीआईसी शुड इंट्रोड्यूस टू ensure that the re-engineered process enable it to achieve its key business processes, key business objective। रिकमेंड करना है आपको परफॉर्मेंस टारगेट, बात समझना, रिकमेंड करना है, रिकमेंड में आपको परफॉर्मेंस टारगेट्स बताने हैं। परफॉर्मेंस टारगेट का मतलब बता सकते हो मुझे, क्या आपको समझ में आता है? परफॉर्मेंस टारगेट्स का मतलब, कैन आई कॉल इट एज KPIs? कैन आई कॉल इट एज माई KPIs? परफॉर्मेंस मेजर्स, परफॉर्मेंस टारगेट्स और KPIs, CSF। दैट मीन्स ये जो मेरे परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, CSF, चैप्टर नंबर 8 अगर आपने किया हो तो KPIs एंड CSF है, वहां पे आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आती होगी कि कैसे मुझे किसी एक एक्टिविटी, किसी एक ऑपरेशन, किसी एक पार्ट के लिए मुझे क्या KPIs होगा, दैट इज इंडिकेटर्स क्या होंगे उस परफॉर्मेंस के लिए, मेरे उस परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए क्या टारगेट्स होंगे, कैसे मैं उसे अचीव करूंगा, उसे इंडिकेट कैसे होगा कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा टारगेट है, दैट इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं, परफॉर्मेंस टारगेट्स, उसे अचीव करने के लिए मेरे पास मेरे इंडिकेटर्स क्या होंगे, कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, दैट इज व्हाट द परफॉर्मेंस टारगेट्स। तो यहाँ पे प्लीज इस बात को देखना, परफॉर्मेंस टारगेट्स, मैं डायरेक्टली इस पे आ रहा हूं। परफॉर्मेंस टारगेट्स दो जगह मुझे करना है, एक तो सबसे पहले अपना प्रोसेस को स्पीड अप करना है, दूसरा एरर फ्री बनाना है। प्रोसेस स्पीड अप करना है, दूसरा एरर फ्री बनाना है। ठीक है। तो स्पीडिंग अप प्रोसेस के लिए परफॉर्मेंस टारगेट्स क्या होंगे? परफॉर्मेंस टारगेट्स मतलब कैसे मुझे कौन से अपने परफॉर्मेंस क्या परफॉर्मेंस का टारगेट सेट करना होगा। तो वो होगा, that is the various metrics such as number of policies issued on time। ये मेरे लिए परफॉर्मेंस टारगेट है कि नंबर ऑफ पॉलिसीज इशूड ऑन टाइम कितना है, ये एक मैट्रिक है, दैट इज KPI। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये मेरे लिए परफॉर्मेंस टारगेट है। एंड नंबर ऑफ क्लेम सेटल्ड ऑन टाइम, मतलब पूरा आंसर आप कुछ लिखो ना लिखो, लेकिन ये चीजें, ये पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, या बोलूं तो इसी के लिए आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेटली इसमें बीच बीच में एक दो जगह है। तो अब मैं आपको बताता हूं, ये पार्ट आपका क्रक्स है, इसके आपको मार्क्स मिलते हैं। आपने ये मिस किया ना, तो इस आप मान लो कि आपको मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे, बट ये लिख दिया और ये यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चला देना आपने, तो आपको मार्क्स प्रॉपर अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, स्लो स्पीड ऑफ करंट प्रोसेस इज अ मेजर सोर्स ऑफ कंप्लेंट। आपने यहाँ पे ये बताया कि एक्सप्लेन कर रहे हो यहाँ पे कि स्लो स्पीड ऑफ करंट प्रोसेस जो है, इसी की वजह से ज्यादातर कंप्लेंट्स आ रही हैं। इसीलिए DIC डिजायर्स टू स्पीड अप प्रोसेस, इसीलिए जो DIC है उसने अपने प्रोसेस को स्पीड अप करने का सोचा। स्लो वर्क पेस कैन अमंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू रिजॉल्व अनलेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्टैंडर्ड्स और गोल्स against which compare the actual performance. Number of transaction completed within a given time need to be measured. For example, data entry people may be expected to process so many entries each day from the paper based data. However, on the real time data entry, this task will be done immediately without any delay, right? So इस पॉइंट को समझना, आपकी स्पीडिंग अप प्रोसेस का मतलब क्या है। स्पीडिंग अप प्रोसेस का मतलब ये है कि आप अपने प्रोसेस को कैसे और फर्दर इफिशिएंट बना सकते हो, और
जहां पे जो प्रॉब्लम्स हैं, आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड विद इन अ गिवन ऑफ टाइम नीड्स टू बी मेजर्ड। स्पीडिंग अप कैसे पता चलेगा आपको? क्या परफॉर्मेंस टारगेट रखोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रोसेस अब स्पीड अप हो गया है? आप ये देखोगे कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कंप्लीट किए जा रहे हैं वो कितने हैं, ठीक है? दैट इज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड विद इन गिवन ऑफ टाइम नीड टू बी मेजर्ड। और मैट्रिक्स क्या होंगे? वेरियस मैट्रिक्स फॉर कंप्यूटिंग दैट इन द चेंज परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ पॉलिसीज इश्यूड ऑन टाइम, number of transaction completed successfully और number of claims settled on time. These are the performance targets. अब error free work के लिए आप यहां पर देखना, error free work के लिए सबसे पहले मैं आपका performance targets बताता हूं। targets could include percentage decrease in complaints, lapse rates, cancellations, and increase in business growth, right? एरर फ्री वर्क कैसे पता चलेगा आपको कि दैट योर बिजनेस प्रोसेस इज नाउ एरर फ्री? एरर फ्री अगर कस्टमर कैंसिलेशन नहीं करा रहा, लैप्सेस नहीं हो रहे, लैप्स रेट मतलब वो अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं पे कर रहा, तो वो कहलाता है लैप्स। लैप्स रेट अगर कम है या लैप्स रेट नहीं है या कैंसिलेशन, पॉलिसी कैंसिलेशन नहीं हो रही, या फिर जो आपका कंप्लेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ या परसेंटेज है कंप्लेंट्स वो डिक्रीज हो गए, तो ये कहलाएगा आपके परफॉर्मेंस टारगेट्स। आपको ये परफॉर्मेंस टारगेट्स अपने सेट करने पड़ेंगे जिससे कि आप एरर फ्री वर्क के ऊपर काम कर सको और आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ एरर मे बी ऑन increased cancellation or lapses, financial compensation payment to customer, and a poor market image leading to reduced sales and market share. Reducing the number of complaints about the error in a paperwork should be the main motive. One of the key aim behind the BPR exercise is to help DIC reduce the number of errors in a paperwork which customer receives. Setting a target to reduce the number of complaints about the error will help to achieve its key objective. तो definitely जो number of errors हैं उससे अगर reduce किया जाए तो आपका objective achieve हो जाएगा और जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं वो रिड्यूस किए जाने चाहिए। सो बेसिकली दिस इज योर दिस पार्ट इज योर मेन आंसर। बट यस, ये पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन पार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसके मार्क्स भी मिलेंगे, बट यू कैन नॉट स्किप दिस पार्ट, ये पार्ट आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है? Fourth part, why DIC staff might be concerned about the BPR and its implication for them. Explain. बताएं मुझे. Why DIC staff might be concerned about the BPR and its implication for them. Explain. मैंने आपको बताया था that perception of BPR program generally people, लोगों को क्या लगता है, people are not susceptible to change, वो जल्दी से चेंज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। although the main aim of BPR program is to increase the business efficiency, ठीक है? There is often a general perception that organization just wants to do some cost cutting. ये general perception रखा जाता है कि business process re-engineering का मतलब है कि cost cutting की जानी चाहिए, की जा रही होगी, and this could lead to redundancy or could threaten the jobs and the prospect. और इससे होगा क्या कि redundant हो जाएंगे जो पहले लोग काम कर रहे हैं या उनके जॉब पे कोई खतरा है। ये perceptions, misperceptions हैं। It is likely that this is a major reason in the DIC behind the staff concern. Resistance may be encountered from the staff as they are concerned about the change and are uncertain about their jobs in the near future. इसीलिए ये resist कर रहे हैं. Even if the program does not actually lead to redundancy, the fact that it will result in a fundamental redesign of the business process is still likely to lead to significant changes which affect the staff. For instance, BPR may lead to new patterns of work, changes in people,
roles, changes in the composition of a work team, or may bring changes in the pattern of the working. This uncertainty about how the program could affect them is likely to make staff concerned about it, and may lead them to resist it. Resistance may be exacerbated because out of date process are likely to have been in place for the quite some time and have therefore become ingrained in the staff. This ingrained habit needs a change which is not acceptable by the staff. सिंपल सी बात बोले तो जो स्टाफ है ना उसे ये लगता है कि बीपीआर आने के वजह से वो रिडेंडेंट हो जाएंगे, या जो चेंज है उसके साथ वो कैसे कोप अप कर पाएंगे, या फिर कहीं उन्हें निकाल तो नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीजें हैं, या उनका जो पैटर्न है नए पैटर्न पे वो काम कैसे कर पाएंगे, उनका काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीजें एक तरह से रेजिस्ट करने का फैक्टर बन रही है एम्प्लॉयज को, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑन द बीपीआर। एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड मोस्ट वेलकम। कोई क्वेरी हो आपके साइड से तो बताएं। कोई क्वेरी है? चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, ये पार्ट सेकंड में आपके जो आपका डाइजेस्ट केस स्टडी है वो 3 पार्ट्स में दिया हुआ है। तो अब चैप्टर नंबर सेकंड का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो जो कि अपना केस सिनेरियो नंबर 10 है। ये पार्ट सेकंड का अगर आप देखो तो पार्ट बी पार्ट सेकंड है, चैप्टर नंबर सेकंड है ये चैप्टर नंबर सेकंड, और केस सिनेरियो हम कर रहे हैं 10th, दैट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड जस्ट इन टाइम। दैट मीन्स ये मिक्स्ड क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर थर्ड से। चैप्टर नंबर थर्ड जो आपका जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। आई होप सो आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। करते हैं। दिवाकर बाइक्स, दैट मीन्स इनका कुछ बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, इज अ लार्ज नेशनल बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एस्टेब्लिश्ड हुई है 2003 में। द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इनकी मार्केट में, एंड हैज आल्सो ट्रेडिशनली अचीव्ड अ गुड मार्केट शेयर, और बहुत अच्छा मार्केट शेयर इनके पास है। हाउएवर फेसिंग टफ कंपटीशन, मार्केट शेयर अच्छा है, पोजीशन अच्छा है, लेकिन कंपटीशन है मार्केट में, बहुत कंपटीशन फेस कर रहे हैं। द बोर्ड ऑफ डीबी रिकॉग्नाइजेस दैट इट नीड टू मेक फंडामेंटल चेंजेस, फंडामेंटल चेंजेस बोर्ड को लगता है कि करना पड़ेगा टू इट्स प्रोडक्शन अप्रोच। इनके प्रोडक्शन अप्रोच में फंडामेंटल चेंजेस मतलब जो बेसिक चेंजेस हैं फंडामेंटली गलत है। तो इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स, जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे कॉम्बैट करने के लिए डीबी इज नाउ बीन सीन एज नॉन लुक्रेटिव पॉलिटिव with a less safety features in comparison with the foreign bikes। अब क्या है कि अब इन्हें ये दिखने लगा है कि जो इनकी बाइक्स हैं वो नॉन लुक्रेटिव मतलब जो कम लुभाती हैं, अट्रैक्टिव कम है, पॉल्यूटिव ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट करती हैं, और ज्यादा सेफ नहीं है इन कंपैरिजन टू द फॉरेन बाइक। जो फॉरेन बाइक्स आ रही हैं वो बहुत ज्यादा बेटर है। द बोर्ड प्लान्स टू एड्रेस दिस बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इट्स बाइक। अभी अपने क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, ठीक है। बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम अपने क्वालिटी बाइक की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे
एज वेल एज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करेंगे। द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट बाइक्स में यूज होते हैं, कंपोनेंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, आर सोर्स्ड डायरेक्टली बाय डीबी, सोर्स डायरेक्टली बाय डीबी एंड सप्लायर्स आर लोकेटेड वर्ल्ड वाइड। अब इस बात को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इनके सप्लायर्स है ना वो वर्ल्ड वाइड लोकेटेड है। सप्लायर्स आर इवेल्युएटेड ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, मतलब सप्लायर्स का इवेल्युएशन ऑनगोइंग बेसिस है, चलता रहता है ये, इंक्लूडिंग एन असेसमेंट ऑफ वेदर टू यूटिलाइज न्यू और अल्टरनेटिव सप्लायर्स। मतलब किसी एक सप्लायर पे फिक्स नहीं है, ये हमेशा अपने सप्लायर्स को चेंज करते रहते हैं, ये देखते हैं नए सप्लायर्स से काम करवाना है या कोई अल्टरनेटिव है। To improve the capacity and performance, the company is having lot of components piled up. अब इनके components बहुत piled up हैं, हो चुके हैं स्टॉक में, and few of them are becoming obsolete. There is a lot of reworking as both internal and external failure are more. So the wastage of the resources in reworking needs to be controlled. The board is convinced that lean manufacturing is the best approach to be adopted. तो बोर्ड ने कहा कि हम लीन मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच अडॉप्ट करेंगे। इन डीबी प्रोडक्शन प्रोसेस इज ग्रुप्ड बाय फंक्शंस। अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ग्रुप्ड है फंक्शंस के थ्रू, एंड प्रोडक्शन टीम कंप्राइज अ नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स, यहाँ पे परमानेंट मेंबर्स हैं यहाँ पे, हु हैड एक्वायर्ड देयर पोजीशन थ्रू सीनियरिटी, और सीनियरिटी की वजह से इन्हें ये परमानेंट मेंबरशिप मिली है। अ फ्यू न्यूली सेलेक्टेड स्पेशलिस्ट स्टाफ हु हैड येट टू डिस्कस देयर पोजीशन इन एनी टीम। The process of making a bike can be roughly divided into stamping, welding, painting, assembly and inspection, which takes about 11 to 12 hours in total. 11 से 12 घंटे पूरे लगते हैं। The standard time in to manufacture a similar bike in industry is 8 to 9 hours. मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 8 से 9 घंटे लगते हैं, लेकिन हम जो है ना वो 11 से 12 घंटे बहुत आराम से काम करके लेट काम कर रहे हैं, डिलेड ऑपरेशन है हमारे, 11 से 12 घंटे लग रहे हैं हमें। द नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट डिमांड इज अनस्टेबल ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर। जो एंड प्रोडक्ट है ना, जो बाइक तैयार होगा उसका डिमांड अनस्टेबल है, मतलब इतना टाइम, इतना प्रोसेस, इतना सब कुछ कॉस्ट इनकर करने के बाद डिमांड स्टिल अनस्टेबल है। However, DB forecast demand based on internal policies and historical trend. Historical trend और internal policies, और इतने साल से काम कर रहे हैं तो इन्हें कुछ आइडिया होता है, उसके बेसिस पे ये डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। DB sell its bike in retail stores located in over 10 metro cities. It focuses on building close relationship with retailers, working with them to sell its bike in a compelling manner. Enclosed annexures enclosed किए गए। You are the newly appointed to the management accounting department, and of DB, chief management accountant asks you to draft a report for CEO containing, आपको रिपोर्ट ड्राफ्ट करना है, इस बात का ध्यान रखना। यू हैव टू ड्राफ्ट अ रिपोर्ट, दैट मीन्स जो आंसर फॉर्म होगा वो आपका रिपोर्ट मैनर में होगा। रिपोर्ट लिखते हो तो टू किसे लिख रहे हो, क्या सब्जेक्ट है वो आप मेंशन करोगे, और लास्ट में अपना थैंक्स एंड रिगार्ड्स या जो आप अपना नाम मेंशन करते हो वो चीज़ें करोगे। ठीक है, तो रिपोर्ट फॉर्मेट में करना है। दो पार्ट पे आपको करना है, एनालाइज करना है, एनालिसिस ऑफ क्वालिटी कॉस्ट, एंड एडवाइज। एडवाइज क्या करना है, ऑन टू मेजर्स टू रिड्यूस द नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट। सबसे पहले आपको एनालाइज करना है क्वालिटी कॉस्ट, दैट मीन्स जो आपके क्वालिटी कॉस्ट होते हैं। क्वालिटी कॉस्ट आपको याद होगा, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी 4 में क्लासिफाइड होते हैं। नंबर 1 इज प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। तो वही आपको एनालाइज करना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। परसेंटेज देखना है कि कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस का परसेंटेज और उसकी इंटरडिपेंडेंस होती है, दैट इज नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट ज्यादा होगा अगर कन्फॉर्मेंस कॉस्ट आपने कम इनकर किया है तो। ठीक है, तो ये आपको कुछ रिलेशंस यहाँ पे देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। यही सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन दिया होगा उसी को आपको एनालाइज करके आंसर लिखना है। एडवाइज करना है 2 मेजर्स टू रिड्यूस द नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट। आपको ये 2 मेजर्स याद होंगे, चैप्टर नंबर 2 में 2 मेजर्स कौन से हैं, TQM एंड TPM।
TQM and TPM are the two measures to reduce the non-conformance cost. तो यहाँ पे भी हम यही दोनों मेजर सजेस्ट करेंगे। फिर इसके बाद कहता है एडवाइस करना है आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्ट इन टाइम सिस्टम परचेजिंग एंड प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन और परचेजिंग दोनों में जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंटेशन करना है। और आपको पता है कि जस्ट इन टाइम सिस्टम जो है वो पुल सिस्टम पे वर्क करता है, जहाँ पे कि डिमांड के बेसिस पे प्रोडक्शन किया जाता है। दैट मीन्स जितना डिमांड होगा उतना ही परचेज किया जाएगा, उतना ही प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, जीरो इन्वेंट्री पॉलिसीज पे काम करते हैं, जीरो इन्वेंट्री रखना है। और डायरेक्टली जो परचेजिंग किया जाएगा वो रिसीव होना चाहिए एट अ प्रोडक्शन फ्लोर पे, राइट टाइम, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिसीव होना चाहिए। सप्लायर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिंगल सप्लायर पे आपको रिलाय करना पड़ेगा, मल्टीपल सप्लायर से आप नहीं वर्क कराओगे। सिंगल सप्लायर से रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे। सप्लायर यहाँ पे आप के का एक पार्टनर बन जाता है। तो ये सारी बातें आप जो भी जस्ट इन टाइम सिस्टम में जानते हो। और यस, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, EDI यूज किया जाता है, जिससे कि आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सको और बिना टाइम का वेस्टेज किए हुए राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेस मटेरियल पहुंचाया जा सके। तो ये सारी चीजें आपको पूरा जस्ट इन टाइम सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो आपको एडवाइस करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको एक एनेक्सर दिया हुआ है जिसमें TQC दिया हुआ है, दैट इज टोटल क्वालिटी कॉस्ट दिया हुआ है। पर्टिकुलर्स ऑफ कॉस्ट में प्रिवेंशन कॉस्ट है, अप्रेजल कॉस्ट है, देन इंटरनल फेलियर कॉस्ट है एंड योर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। अगर देखो ना मैं, तो यहाँ पे दोनों को मिला के 3,07,600 का कॉस्ट है। और ये कॉस्ट तो पूछो ही मत कितना है, मतलब 1,15,00,000 जो है ना, उसमें से 1,12,58,800 समथिंग, दैट इज 7,000 माइनस भी करना है ना यहाँ पे, तो 1 और 2, ये फिगर आपका नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट है। मतलब आपने कंफर्म नहीं करा, दैट मीन्स एज पर स्टैंडर्ड्स जो आपके प्रोडक्शन होने चाहिए, या एक बार आपने क्वालिटीज के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं किया तो उसके वजह से आपको क्या कॉस्ट इनकर करना पड़ा। और ये आपकी कंफॉर्मेंस कॉस्ट है, दैट इज कंफॉर्मेंस टू द क्वालिटी। सो आपको दिख रहा होगा कि बहुत बहुत कम परसेंटेज आपने, अराउंड इट इज 2 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आपने एक्सपेंड करा है कंफॉर्मेंस कॉस्ट पे, एंड 98% आपका पूरा का पूरा नॉन कंफॉर्मेंस कॉस्ट है। सो डेफिनेटली रिलेशन बताओगे, जितना आपका ज़्यादा अगर कॉस्ट होगा कॉन्फॉर्मेंस कॉस्ट, तो नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी देता है, जिससे कि आपके रिटर्न्स हैं वो कम होते हैं, कस्टमर इमेज आपका इम्प्रूव होता है। सो यहाँ पे आप एड्रेस करोगे, analysis of quality cost बताओगे। So the reporting of quality cost highlights that the cost of quality activities at DB, the total quality cost statement clearly display the relationship, किसके बीच का relationship display करता है, conformance cost जो कि prevention appraisal cost है, and a non-conformance cost, and drivers of a reduction in the overall spending of the quality. Statement indicates that only 2.16% of the total cost of quality is of the cost of prevention quality problem, while 0.5% is the cost of appraisal activity. Thus, prevention and appraisal cost make up 2.66% of the cost of quality. In contrast, 97.34% of the quality control costs are incurred for internal and external failure cost. तो ये आपका एनालिसिस है जो आपने बता दिया यहाँ पे। और दो मेजर्स आपको, ये कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है, बहुत आसानी से आप बता सकते हो। यही चीज़ हमने बस देखा फिगर्स और उसके बाद परसेंटेज में बताया। ये बताया कि जो आपका कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है ये क्या करता है कि आपका रिलेशनशिप बताता है कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस, कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस के बीच में। और जो ड्राइवर्स हैं तो वो बता देंगे क्वालिटी के ऊपर कितना स्पेंड किया गया है, और परसेंटेज वाइज प्रिवेंशन में कितना इनकर किया गया, नॉन और अप्रेजल में कितना इनकर किया गया इन कंपैरिजन टू दी नॉन कंफॉर्मेंस कॉस्ट। और ये रिलेशन भी आप बता सकते हो कि कम कंफॉर्मेंस कॉस्ट इनकर करने के वजह से आपका नॉन कंफॉर्मेंस कॉस्ट इतना ज़्यादा है। टू मेजर्स जो है आपके TPM है पहला मेजर, और दूसरा मेजर आपका TQM है। तो TPM जो है, TPM
मशीनरीज, दैट इज जो आपके इक्विपमेंट हैं, उसे आप हमेशा टॉप वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए करते हो। दैट मीन्स जो आपका मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट है उस पर आप फोकस करते हो। इक्विपमेंट हमेशा आपके टॉप वर्किंग कंडीशंस में होने चाहिए, जिसके वजह से आपका प्रोडक्शन हैम्पर ना हो और जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के तैयार हो। सो मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम थ्रू keeping all equipment in top working condition so as to try to avoid the breakdowns and delay in a manufacturing process, जिससे कि आपका ब्रेकडाउन और डिले इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये रिमूव किया जा सके। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग मशीन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है इन एवरी डिविजन्स including planning, manufacturing, maintenance, and then planning and executing a maintenance program covering their entire useful life. In case of TPM, अब TPM कैसे हेल्प करेगा? Will reduce internal failure cost। जो आप देखो बेसिकली इक्विपमेंट फेलियर कॉस्ट से कौन से आपके कॉस्ट जुड़े हुए हैं? इंटरनल फेलियर कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, डाउन टाइम एंड मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क कॉस्ट, which constitute about 25.95% of the total cost of total quality cost. By keeping all equipment in good working condition so that there is no downtime or machine breakdown, ensuring that all equipment run smoothly. If machine works properly, the chance of rework will reduce, ultimately will also reduce the chance of warranty repair and customer complaints, जो कि 71.39% of the total cost of quality है। मतलब आपका इंटरनल फेलियर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा तो वो डेफिनेटली आपका एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देगा। सेकेंड है इसमें आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM का प्रोग्राम क्या है? TQM का है प्रोग्राम की आपका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंक्शंस हैं, फंक्शंस, प्रोडक्ट, क्वालिटी, सर्विसेज, जो मतलब आपका प्रोडक्ट, फंक्शंस एंड सर्विसेज ईच शुड बी क्वालिटेटिव। तो मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशनल है ये, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट है ना वो क्वालिटी का होना चाहिए, इंक्लूडिंग गुड्स और सर्विसेज। प्रोडक्शन भी इंक्लूड होता है और सर्विसेज भी इंक्लूड है इसमें, थ्रू कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। और यहाँ पे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट approach of the internal practices. Its objective is to eradicate waste and increase efficiency without compromising the quality. TQM also works on the zero failure, zero wastage. It requires maintaining quality standards in all aspects of the business by ensuring that the things are done. Yes, this is a very important line. Things are done right the first time, right at the very first time, so that the defects and the waste are eliminated from the operation. मतलब जो चीजें हैं ना वो पहली बार में ही करेक्ट किए जाने चाहिए, जिससे कि डिफेक्ट्स और वेस्टेज ना हो। जैसे कि अगर आप मटेरियल परचेज कर रहे हो तो उसका इंस्पेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, क्वालिटी मटेरियल परचेज किया जाना चाहिए, सप्लायर्स आपके रिलायबल होने चाहिए, जिससे कि आपका मटेरियल इसमें कोई डिफेक्ट रेज ना हो जो कि आपका जाके आगे रिजेक्ट ना हो, डिफेक्ट ना हो जिस पे रीवर्क ना करना पड़े। तो ये द थिंग्स आर डन राइट the very first time so that the defects and the wasted are eliminated from the operation. It appears that DB is not a TQM company. जो DB है ना वो कोई TQM company approach follow नहीं कर रहा है due to the high disparity between the conformance cost। कैसे आप ये समझ पाए हो, ये कैसे आप एनालाइज कर पाए? क्योंकि आपका जो कन्फॉर्मेंस कॉस्ट है और नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट देखोगे ना आपको बहुत ह्यूज डिस्पैरिटी है। 2.5%, 2.7% आपका सिर्फ कन्फॉर्मेंस कॉस्ट है और नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट वेरी ह्यूज। इंटरनल फेलियर है, एक्सटर्नल फेलियर है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। सो दैट इज नॉट अ कंपनी, कैन नॉट से दैट अ कंपनी प्रेजेंटली फॉलोइंग द TQM अप्रोच। सो all staff at DB must be engaged in the improvement process and share in a continuous improvement ethos. In order to establish a reputation as a high quality bike manufacturer, DB must ensure staff is having attitude towards the importance of conformance activity. For instance, DB can conduct third-party inspection of the component at the supplier's workplace, leading to maintenance of quality standards. Overall, while applying the above two measures in the DB, consideration must therefore be given the optimum balance between the cost of conformance and the cost of non-conformance. ठीक है? So this was the first part. सेकेंड पार्ट में कहता है एडवाइज करना है आपको ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्ट इन टाइम परचेजिंग एंड प्रोडक्शन। तो
मैंने जो जो पॉइंट्स आपको बताया ना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्ट इन टाइम सिस्टम, सबसे पहले आप ये देखना यहाँ पे आपको पुल सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। सो दिस इज अ पुल सिस्टम। पुल सिस्टम आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, पुल सिस्टम में आप क्या करते हो वो आप बताओगे यहाँ पे। फिर उसके बाद just in inventory management calls for inventory as and when needed and take care of the massive holding costs suffered relating to this। तो यहाँ पे जो आपका मैन्युफैक्चरिंग टर्न अराउंड टाइम है 3 hours by streamlining the workflow, streamlining the flow of information in the entirely supply chain, and DVAR is assessing alternative suppliers on a continuous basis to improve the capacity. It means it is changing sources of material regularly or multiple suppliers, लेकिन just in time is based on reducing the number of suppliers and moving toward a single source of supplier। ये first point यहाँ पे, ये second point आपको यहाँ से मिलेगा। It is easier to develop a long-term cooperative relationship and yes, the DB as a close should have with them equally important। एंड यस जो आपके सप्लायर्स हैं वो शुड बी लोकेटेड एट अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अभी क्या है वर्ल्ड वाइड सप्लायर से परचेज कर रहे हैं एंड सप्लायर्स, ये पॉइंट भी आपका पूरा सप्लायर्स के ऊपर ही बात किया हुआ है तो ये आप मेंशन कर सकते हो पूरा। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एवरी सप्लायर इज डिफरेंट एंड yes, and the functional division is less appropriate in just-in-time division, just-in-time environment, and requires multi-skilled teams. And DB forecasts the demand on its internal policies, historical trends. Today, demand in every sector has changed and leaves bound, so historical data is not at all recommended। Demand forecast should be pulled by the current market trends and the production। And so यहाँ पे आपको क्या क्या बात करनी है वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप पुल सिस्टम की बात करोगे, यहाँ पे आपने पुल सिस्टम की बात किया। फिर यहाँ पे आपने बताया सिंगल सप्लायर के ऊपर बात करा, सिंगल सप्लायर और सप्लायर रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है ये बताओगे। और यहाँ पे पूरा पूरा सप्लायर के ऊपर बताया कि सप्लायर कहाँ होना चाहिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा तो वो राइट टाइम पे क्वालिटी मटेरियल राइट प्लेस पे कम टाइम में पहुंचा सकता है। लीड टाइम आपका कम होगा, जब जरूरत होगा उतना पहुंचाएगा और डायरेक्ट फैक्ट्री पे पहुंचाएगा। और इसके साथ साथ आपका यहाँ पे देखना ERP एंड अदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ये ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे आपने फोर्थ पॉइंट में ERP एंड EDI के ऊपर बात कर लिया। फिर फंक्शनल डिवीजन इज लेस अप्रोप्रिएट, क्वेश्चन में बताया हुआ था इस वजह से आपने बताया कि फंक्शनल डिवीजन इज लेस अप्रोप्रिएट। जो टीम है वो टीम मल्टी टास्किंग टीम होनी चाहिए, मल्टी स्किल टीम्स होनी चाहिए, ये पार्ट आपने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिया। डिमांड फॉरकास्ट नहीं किया जा सकता, हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर काम ने के बेस्ड पे नहीं हो सकता। एक पॉइंट आपका और यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज जो आपका जस्ट इन टाइम है वो जीरो इन्वेंट्री पे आइडल। अगर मैं बोलूँ तो आइडियल जस्ट इन टाइम इज बेस्ड ऑन जीरो इन्वेंट्री पॉलिसी। तो जीरो इन्वेंट्री पॉलिसी का पॉइंट इस क्वेश्चन में मिसिंग है, वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि जीरो इन्वेंट्री में क्या किया जाता है, कि जीरो इन्वेंट्री मेंटेन करने से कैसे आपका कैरिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। सो दे ऑल दीज 5 पॉइंट्स विल लीड अ गुड आंसर। अगर आप ये चारों पांचों पॉइंट इनकॉर्पोरेट करते हो और जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे आप अपने कॉन्सेप्ट जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो पूरा पूरा। तो 10 मार्क्स का अगर ये पार्ट आता है तो 10 में से 10 मार्क्स आप पूरे पूरे स्कोर कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आपको पता है वो आप सब कुछ लिख दो, रिलेट कर सको क्वेश्चन से। क्वेश्चन इसमें आप देखना यहाँ पे क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से रिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने सिर्फ जस्ट इन टाइम सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया तो आपको पूरे प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे, जब आप क्वेश्चन के साथ रिलेट करोगे तब आपको बेटर मार्क्स मिलेगा। सो
कंक्लूजन की बात करें तो बोर्ड डिजायर टू इंप्रूव द क्वालिटी एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन व्हिच कैन बी अचीव्ड थ्रू सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड द लीन सिस्टम हाउएवर द फैक्टर्स discussed above should be taken care of. It is worthwhile to note that any return on investment in the proposed system must be viewed long term rather than short term, since optimum result may not be realized until the system has been in place for some time. Further details can be tabled on the requisition basis. Closure report, इस तरह से आप करके रिपोर्ट फॉर्मेट में आंसर करोगे. कोई क्वेरी हो आपकी तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो. एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड जस्ट इन टाइम को लेकर, या फिर जो पहला पार्ट हमने करा उसमें कोई क्वेरी हो? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है. जस्ट Ajanta Digital Solution ADS is a renowned name for manufacturing a wide variety of digital stationery products for office and academic use. The Abacus division of ADS is engaged in the production of basic calculators capable of academic and commercial use. Presently, Abacus is manufacturing only three models बना रहे हैं, C100, C125 and C500. These calculators are sold to customers through widespread retailers and distributors network across the country. पूरे country में इनके networks, distributors, retailers हैं, उनके through sale करते हैं. During manufacturing process, each calculator need to pass through various steps before it get ready. और वो various process में क्या है, सबसे important बताया, PCIA essential step है, performed manually और manually perform किया जाता है, where processing chip is being installed, activated and tested. The production capacity of Abacus is constant by PCIA. मतलब ये constant है यहाँ पे capacity इनका by PCIA. The basic information pertaining to top line and the prime cost is as follows. Prime cost दिया हुआ है आपको sales, material cost और labor cost. ठीक है. और all the processes and the division at ADS are operating for a single shift of 8 hours in a day. Conversion cost per hour including labor cost is 5600 rupees. I hope so आपको conversion cost पता होगा कि conversion cost में material cost नहीं लिया जाता, but labor cost and other related cost, other cost which is required to convert the material into finished good is taken. जो factory cost होते हैं वो include होते हैं, but material cost नहीं लिया जाता. So including labor cost 5600 rupees है conversion cost per hour. ठीक है, इसीलिए पर आवर में दिया हुआ है. और ऑपरेटिंग एक सिंगल शिफ्ट जो है आपका 8 आवर्स का है इन अ डे. द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर PCIA ड्यूरिंग अ डे इज द प्रोसेसिंग ऑफ आइदर 800 यूनिट्स ऑफ C100 और 560 यूनिट्स ऑफ C125 और 320 यूनिट्स ऑफ C500. मतलब 800, 560 एंड 320 आर दी स्टैंडर्ड आउटपुट. स्टैंडर्ड आउटपुट एक दिन में, मतलब 8 घंटे का अगर ऑपरेशन चलता है ना, तो या तो C800 यूनिट्स, C100 के 800 यूनिट्स तैयार होंगे, या C125 के 560 यूनिट्स और C500 के 320 यूनिट्स. ADS is capable of sale more than what they are presently capable to produce in all range of models. The CEO of ADS recently attended a science fair, Robotech 4.0, where he saw a robot developed by Synergy Robotics Limited capable to assembly including installation of processing chips to any sort of device. और requirement क्या कहता है? Management hired you as a cost consultant advice on the following aspects. On a random day, if 480 units, 140 units and 120 units of these respectively are produced and sold, calculate. आपको क्या calculate करना है? Efficiency level, current constant, bottleneck is operational. If the current, that is, at what efficiency level current constant is operational, and interpret the same. Compute profit earned during such day. Compute profit earned during such day. Second part में find production of which model is more beneficial considering the ranking based upon throughput performance ratio. Apply Goldratt 5 steps to remove the bottleneck at Abacus. तो आप इस बात को देखना, जो फर्स्ट पार्ट है ना आपका,
फर्स्ट पार्ट में आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करना है। आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपका एक रेशियो है एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो में आप रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हो? एफिशिएंसी रेशियो दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। तो उससे आपका एफिशिएंसी रेशियो आ जाएगा। और यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना पड़ेगा आपको। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना पड़ेगा। सो आप आ जाओ जरा फर्स्ट पार्ट पे। The efficiency level can be measured with the help of efficiency ratio, which is one of the among control ratios. तो efficiency ratio calculate करने के लिए standard hours for actual production divided by actual hours worked multiplied by 100 किया है। Standard hours कैसे निकाला है वो देख लो आप। Actual output आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में देखना दिया हुआ है 480, 140 एंड 120 आउटपुट प्रोड्यूस हुए हैं। ये जो स्टैंडर्ड आवर्स है ना वो हम हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए निकालते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा क्या है? ये है एक्चुअल प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड डेली आउटपुट 8 घंटे में कितने आउटपुट प्रोड्यूस होते हैं? C100 का 800, 560, C125 का और C500 का 320। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आर्ली आउटपुट डिवाइड बाय 8 आवर्स किया है। तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ स्टैंडर्ड आर्ली आउटपुट 1 घंटे में कितना आउटपुट तैयार होता है वो आ गया 100, 70 एंड 40। व्हेन यू डिवाइड दैट इज this divided by this, you are going to get the standard hours required। मतलब एक्चुअल आउटपुट 480 की रिक्वायरमेंट है। और अगर 1 घंटे में स्टैंडर्ड आवर्स, 1 घंटे में स्टैंडर्ड आउटपुट 100 तैयार होते हैं तो 480 आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट को तैयार करने में 4.8 आवर्स लगेंगे। सेम इसी तरह से ये और ये, तो टोटल आपके 9.8 आवर्स स्टैंडर्ड हो गए, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। और आपके एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो 8 घंटे हैं। तो आपका एफिशिएंसी रेशियो आ गया 122.5%। 122.5% एफिशिएंसी रेशियो आने का मतलब ये है कि आपने अपनी एफिशिएंसी से 22.5% बेटर वर्क किया है। You have worked efficiently higher than your what you have capacity. So 122.5% signifies that efficiency usage of exploiting bottleneck activity is 22.5% better than the standard use. PCIA is producing output which requires 9.8 hours in 8 hours. This is what the interpretation, right? जो इसका सेकंड पार्ट है प्रॉफिट अर्न, वो आप कैलकुलेट कर लेना। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द डे वो आप कैलकुलेट कर लेना। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ विच मॉडल इज मोर बेनिफिशियल कंसिडरिंग द रैंकिंग बेस्ड अपॉन थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो। टीए रेशियो में अगर आपको याद हो तो बताना। टीए रेशियो के लिए सबसे पहले थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या हम हमारे लिए टीए रेशियो कैसे निकाला जाता है? टीए रेशियो निकालने के लिए आपको याद होगा कि सिर्फ और सिर्फ हम मटेरियल कॉस्ट माइनस करते हैं। हमारे लिए लेबर कॉस्ट भी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है, हमारे लिए ये भी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है। तो इसीलिए थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन is calculated as sales minus material cost per unit, right? आप मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करोगे। तो यहां पे आप नोट करना कि आपने क्या करा। सेल्स में सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉस्ट माइनस करा और आपने थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया। ठीक है, इस बात को नोट रखना कि अगर आपका टीए रेशियो यानी थ्योरी ऑफ कांस्टेंट का क्वेश्चन है तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉस्ट माइनस होगा, उसमें लेबर कॉस्ट माइनस मत करना। तो आपका 68, 96 एंड 250 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है। मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन कितना है? मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन
800, 560 एंड 320। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये आपका मैक्सिमम पॉसिबल थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन होगा। कन्वर्जन कॉस्ट अगर आप देखो तो आपको दिया हुआ है 5600 पर आवर दिया है, आपने 8 आवर से मल्टीप्लाई किया तो कन्वर्जन कॉस्ट आ गया। और टीए रेशियो आपने लर्न किया हुआ है कि टीए रेशियो कैसे निकाला जाता है, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कन्वर्जन कॉस्ट। मतलब क्या ये जो 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन है ये सफिशिएंट है इस कन्वर्जन कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। अगर रेशियो 1 से ज्यादा आता है, इट इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन, टीए रेशियो इज ग्रेटर देन 1, दैट इज इट इज ग्रेटर देन 1, greater than 1, that means contribution, throughput contribution is higher, it is sufficient to recover all your conversion cost। ठीक है, तो यहां पे टीए रेशियो कंप्यूट कर लिया आपने 54,400 डिवाइड बाय 48,800, 1.21, 1.12, 1.78, that means in each scenario the contribution is sufficient to recover all your conversion cost। यस, रैंकिंग जरूर करोगे, रैंकिंग 1 2 3 आपका रैंकिंग आ गया, आपको रैंकिंग करने के लिए भी बोला था। तो कंसिडरिंग द थ्रूपुट परफॉर्मेंस, टीए रेशियो एंड रैंकिंग अबव, मोस्ट बेनिफिशियल मॉडल टू प्रोड्यूस इज C500 फॉलोड बाय C100 एंड C125। और यहाँ पे आपने ये यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट इज थ्रूपुट accounting developed by Galois and Waldron, which uses the term factory cost, are completely rely upon the Goldratt theory of constant, which uses the term operating expenses, but meaning of factory cost and operating expenses used are both placed at identical. Theory of constant considers short run horizon, assuming other current operating costs are to be fixed. Higher throughput ratio is better and beneficial. All the product models have throughput ratio more than 1 may be produced to continue the produce and depend on the कांस्टेंट फंक्शन। तो इन्होंने ये कहा कि एक से ज्यादा सभी रेशियो हैं, तो आपको रीजन समझ में आएगा कि एक से ज्यादा क्यों बेनिफिशियल है। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट प्योरली थ्योरी है जो कि एज इट इज कॉपी पेस्ट है। वो 5 स्टेप्स जो आपके बॉटलनेक के हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, जिसमें कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो सिस्टम बॉटलनेक। वो कैसे आइडेंटिफाई करते हो, जो कि आपका हायर टीए रेशियो है वो उससे आप आइडेंटिफाई करते हो। तो एक्सप्लॉइटिंग द बॉटलनेक, देन नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज आर सबऑर्डिनेट। जो नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज है वो सबऑर्डिनेट होते हैं। बॉटलनेक एक्टिविटीज विल डिसाइड द प्रोडक्शन शेड्यूल ऑफ नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज, तो नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज सबऑर्डिनेट बन जाते हैं। एलिवेट करना होता है आपको बॉटलनेक एक्टिविटी को, जो बॉटलनेक एक्टिविटी है उसे आपको एलिमिनेट करना है, एलिवेट करना है। और फिर उसके बाद आपको ये प्रोसेस जो है फर्स्ट स्टेप से रिपीट करना है। दिस इज व्हाट द कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ गोल्ड्रेट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे है, एट एबेकस डिवीजन एडीएस PCIA is a bottleneck, ये bottleneck activity है। Bottleneck activities capacity must be fully utilized, although the efficiency of bottleneck activity is already 122.5%. Further, attention on the possibility to enhance the flow of product from the bottleneck activity is needful. Non-bottleneck activities are subordinated. Bottleneck activities should set up the pace for non-bottleneck activities. Abacus shall plan its production keeping PCIA at the center point, because even if the efficiency of other activities which are on non-bottleneck enhanced beyond current level, the output can be maximum possible by PCIA. Alleviate the bottleneck, eliminate the bottleneck by enhancing the capacity and efficiency. Major changes, business reengineering or continuous minor changes, Kaizen may do. In the case of Abacus, the introduction of the robot may be a way to elevate the bottleneck. Note, there will always be one bottleneck in the system. If the such bottleneck is eliminated, then a new constant, तब एक नया constant emerge हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको फिर से वही steps दोबारा से repeat करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए स्टेप नंबर ये 5th है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 18th जो कि हमने किया। इसमें आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेरी? कोई क्वेरी आपकी? ओके, सो चैप्टर नंबर 2 का भी हमारा कंप्लीट हुआ।
अब इसके बाद चैप्टर नंबर 3 हम लोग अपना टेकअप करेंगे कल, ठीक है। सो आज का सेशन हमारा बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, वेलकम, गुड नाइट।